विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ हम देख रहे हैं जो कक्षा 10वीं का अध्याय जैव प्रक्रम, अध्याय 6 जैव प्रक्रम, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ हम देख रहे हैं। तो पूर्व में आप सही विकल्प या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, सही जोड़ियाँ, सत्य असत्य प्रश्न देख चुके हैं। अब इस भाग में हम देखेंगे 3 अंक के प्रश्न। पूर्व भाग में आपने 2 अंक के प्रश्न भी देखे थे। इस भाग में हम 3 अंक के प्रश्न देखेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं। तो हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। दूसरा है, माध्यम को अम्लीय बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। पहला भाग आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप पहला भाग देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक गमले में लगे स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर वैसलीन का लेप कर दिया गया, यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा। उत्तर होगा, यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बना रहेगा क्योंकि यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकेगा और ऑक्सीजन के अभाव में इसके विभिन्न प्रक्रमों के लिए ऊर्जा का अभाव हो जाएगा। पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं हो सकेगी, जिससे भोजन का निर्माण नहीं हो सकेगा। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी, इससे पौधे का अतिरिक्त जल नहीं निकल सकेगा तथा जल एवं खनिजों का जड़ से पत्तियों तक प्रवाह बाधित होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। समीकरण भी दिया गया, आप देखें 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है तो C6H12O6 से ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है और जल का निर्माण होता है। तो यह समीकरण होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन का महत्व लिखिए। उत्तर होगा, अनुपयोगी या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, नहीं तो ये हमारे शरीर में अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। अतः उत्सर्जन में इन्हीं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। वह अंग जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जी अंग कहलाता है। उत्सर्जन का महत्व, शरीर के द्रव्यों का मान एवं परासरणी दाब को बनाए रखना, शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थितिक बनाए रखना। अगला प्रश्न है, सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण लिखिए। उत्तर होगा, दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनने की दर श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनने की दर से बहुत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप दिन में पौधे ऑक्सीजन देते हैं तथा रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, केवल श्वसन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे या लाभ हैं? लिखिए। तो उत्तर होगा, मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। दोनों बाएं प्रकोष्ठ पूर्णतः दोनों दाएं प्रकोष्ठों से पृथक्कृत होते हैं। यह ऑक्सीजनित एवं अनऑक्सीजनित रक्त को आपस में मिश्रित होने से रोकता है। इससे ऑक्सीजनित रक्त संपूर्ण शरीर को उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं? उत्तर होगा, धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है, जबकि सिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है जिसमें कोई अधिक दाब नहीं होता है, इसलिए सिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ 4 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न पहला है, वृक्काणु की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा, प्रत्येक वृक्क में अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से बंधे होते हैं। नेफ्रॉन 2 भागों का बना होता है, बोमेन संपुट। नेफ्रॉन एक प्याले के समान संरचना होती है, इसमें धमनिकाओं कोशिकाओं का गुच्छा होता है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बी पॉइंट है यहाँ पर, स्रावी कुंडलित भाग। यह बोमन संपुट के पीछे का कुंडलित भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, यू आकार का हेनले का रूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ आप चित्र भी देख रहे हैं। वृक्काणु की रचना आप इस प्रकार से कर सकते हैं, उसका नामकरण भी इस चित्र के अनुसार कर सकते हैं। वृक्काणु की क्रिया विधि, वृक्क धमनी वृक्काणु की नलिका कोशिका केशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र, जिसमें यूरिया यूरिक अम्ल आदि होता है, को एकत्र कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका से संग्राहक मूत्र वाहिनी में एकत्र होता है, जहाँ से मूत्राशय में जाकर एकत्रित
हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो मानव के वहन या परिसंचरण तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं, रक्त, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ या रुधिर वाहिकाएँ। रक्त यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। हृदय यह रक्त को विभिन्न भागों को भेजने एवं वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। रुधिर वाहिकाएं इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर लिखिए। तो पहले हम देखते हैं वायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी है। अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल है। यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। तो मुख गुहा में होने वाली पाचन क्रिया में भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन को चिकना व लुगदीदार बना देता है। आमाशय में भोजन को आमाशयी पाचक रस में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत से आया पित्तरस भोजन से अभिक्रिया करके भोजन का पायसीकरण कर देता है तथा माध्यम को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय से आया पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देते हैं। अगला बिंदु है, ग्रहणी में पाचन के बाद भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहां आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम पचे हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो अमीबा में पोषण, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। तो अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं से चिपक जाते हैं। ये प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेती हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाती हैं। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चित्र भी आप देखें, चित्र के माध्यम से भी अमीबा में पोषण को समझा जा सकता है। धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धमनी एवं सिरा में अंतर हम यहाँ देखें, पहले धमनी देखते हैं। इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक या लचीली होती हैं। इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है। यह हृदय से रक्त लेकर इसका संबंध संपूर्ण शरीर को करती हैं। इसमें कपाटे बाल्ब नहीं पाए जाते। तो यहाँ देखें, धमनी में कपाटे बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। सिरा, इसमें दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। इसमें कपाट या बाल्ब पाए जाते हैं। पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। यह चित्र भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाएंगे जिसमें द्वार कोशिकाएं, रंध्र, छिद्र, हरित लवक होते हैं। यह बहुत ही सरल चित्र है, इसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ मानव पाचन तंत्र का भी नामांकित चित्र दिया गया है, इसे भी आप तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के विखंडन के भिन्न पथों को या भिन्न पथों का रेखा चित्र बनाइए। तो यह रेखा चित्र भी आप बनाकर देख लें। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय का नामांकित चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। पूर्व में भी एक वीडियो पब्लिश किया गया है जिसमें हृदय का बहुत ही सरल चित्र बताया गया, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो चित्रों से संबंधित प्रश्न हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन चित्रों को आप अवश्य तैयार करें। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा संपूर्ण शरीर में O2 का परिवहन करता है। श्वसन के पश्चात बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड निम्न प्रकार परिवहन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जुड़कर बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन करती है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करती है। इस प्रकार ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की सहायता से परिवहन करते हैं। तो यहाँ हमने इस भाग में देखे जैव प्रक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप भी इन प्रश्नों को देखें, अन्य साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्राप्त हो सकें, क्योंकि यह बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। परीक्षा में आपको सफलता
दिलाने में यह आपकी मदद करेंगे। आगे अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी पब्लिश किए जाएंगे, उन्हें भी आप अवश्य देखें। हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।